नमस्कार, आप सबका स्वागत है गुरुज आश्रम IAS में, एक डेडिकेटेड इंस्टीट्यूट UPPCS के लिए दिल्ली मुखर्जी नगर में। मेरा नाम है विकास गुप्ता और मैं यहाँ पे फैकल्टी इकोनॉमी पॉलिटी IR की। अब एक चीज़ पे मैं डिस्कशन करना चाहता हूँ, फिर मैं इसे एंड करूँगा इंडिया के बारे में। मेन है इंडिया में जो इनइक्वालिटी है उसकी बात कर लेते हैं। क्या इंडिया में ऐसा रेवोल्यूशन आ सकता है? इसके दो तीन चीज़ें मुझे समझनी पड़ेगी। मेरे को उम्मीद वैसे कम है, तो मेरे को नहीं लगता इंडिया में रिवोल्यूशन कभी ऐसा आएगा नेपाल वाला। नेपाल टाइप का तो नहीं आ सकता। इसके बहुत से स्पेशल रीजंस हैं। क्या है वो स्पेशल रीजंस, वो समझ लेते हैं। क्या इंडिया में नेपाल जैसी कंडीशंस है रिवोल्यूशन की? बिल्कुल है। करप्शन इंडेक्स आप उठा लो, आपको इंडिया की हालत पता लग जाएगी। जैसे अगर मैं एक सेकेंड बताऊं आपको, इंडिया देखिए 2014 की रैंकिंग में 98th पे था। 98th रैंक पे है आपका आउट ऑफ 180 कंट्रीज। 98th रैंक पे। इंडिया में करप्शन है, बिल्कुल है। अगर आपको यकीन नहीं होता, मैं नहीं कह रहा कि ज़्यादा है कम है, लगवाता है। आपको यकीन नहीं होता तो आप किसी भी स्कीम में देख लीजिए। वो एक एक्सप्रेस वे बनाया गया था, मुझे नहीं याद, द्वारका का है, कहाँ का है, हज़ारों करोड़ों का एक एक्सप्रेस वे, 10-12 किलोमीटर का एक्सप्रेस वे हमने हज़ारों करोड़ों में बनाया। सबने वो भोपाल वाला ब्रिज तो देखा ही होगा, ठीक है। राइट एंगल पे जो ब्रिज बनाए गए, आए दिन देखिए एक्सप्रेस वे आज बनता है, कल टूट जाता है। बिहार में देखिए पूरा का पूरा ब्रिज ही बह गया। इनॉग्रेशन हुआ, ब्रिज बह गया। इसी तरह से हजारों वीडियो आपको मिल जाएंगी। करप्शन है, ठीक है। वो मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगा कि वो दिखता क्यों नहीं इतने प्रोमिनेंट तरीके से, कि कांग्रेस का करप्शन दिखता था, बीजेपी का करप्शन क्यों नहीं दिखता, उसका एक रीज़न है, अलग से समझेंगे। करप्शन इंडिया में है, बिल्कुल है। इनइक्वालिटी इंडिया में भर के है। अगर आप ऑक्सफैम की रिपोर्ट ही उठा लो, ऑक्सफैम की रिपोर्ट के मुताबिक भारत का जो टॉप 10% है, उसके पास भारत की 70% समथिंग शायद मेरे ख्याल में था। मतलब भारत का जो टॉप 50% समथिंग, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है फिगर। तो भारत का जो टॉप है उसके पास सारी वेल्थ है। भारत के जो 10% लोग हैं उन पे बाकी बॉटम के 50 के बराबर वेल्थ है। ऑक्सफैम की रिपोर्ट बताती है। तो भारत में इनइक्वालिटी बहुत एक्सट्रीम है। 1% लोगों पे ऑक्सफैम की रिपोर्ट कहती है, अगर भारत सरकार सिर्फ 10 लोगों पे, ज़्यादा नहीं, भारत सरकार अगर इंडिया के 10 सबसे अमीर लोगों पे अगर टैक्स लगा दे, वेल्थ टैक्स, तो उससे इतना पैसा आ जाएगा कि भारत सरकार भारत के हर बच्चे को 5 साल के लिए फ्री में स्कूलिंग दे सकती है। सोचो, 5 साल फ्री में स्कूलिंग भारत के एक एक बच्चे को दे सकती है, सिर्फ 10 लोगों पर अगर वो वेल्थ टैक्स लगा दे तो। इस तरह की ऑक्सफैम की रिपोर्ट है। इनइक्वालिटी इंडिया में है और बहुत तेजी से बढ़ रही है। इंडिया में वही हो रहा है जो एक ज़माने में रशिया में हुआ था। ओलिगार्क मतलब होता है कुछ ऐसे लोग जिनके पास पावर आ जाती सारी। तो सेल इंडिया स्कीम चल रही है और कुछ लोग हैं जो खरीद रहे हैं, कुछ ही परिवार हैं जो खरीदे जा रहे हैं। तो करप्शन इंडिया में बिल्कुल है, पहले से कम है ज़्यादा वो डिबेट नहीं है, करप्शन है उसकी डिबेट हो रही है। इनइक्वालिटी इंडिया में हर दिन रैपिडली बढ़ रही है, ठीक है। तो देखिए, करप्शन भी भारत में, इनइक्वालिटी भी भारत में। अनएम्प्लॉयमेंट, अरे यार इसके बारे में क्या ही बोला जाए। आपको पता है भारत में अनएम्प्लॉयमेंट का क्या हाल है? अगर पता लगाना है तो किसी भी सरकारी एग्जाम को देख लो। एक प्यून की जॉब के लिए लाखों एप्लीकेशन आती है, PhD वाले भी आते हैं। सोचो, एक प्यून की एप्लीकेशन है, सरकारी प्यून की फॉर्म निकलता है, लाखों लोग भर रहे हैं। रेलवे में करोड़ों लोग भर रहे हैं फॉर्म। तो चाहे सरकार कुछ भी बोले, गोदी मीडिया कुछ भी बोले, अनएम्प्लॉयमेंट भारत में बहुत एक्सट्रीम कंडीशंस में है। और सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट भारत में पता किस में? ग्रेजुएट लोगों में है। भारत में ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयमेंट सबसे ज़्यादा है बेसिकली। एनीवे, तो देखिए जो नेपाल में फैक्टर्स हैं वो भारत में भी करप्शन है, बिल्कुल 98th रैंक आप देख सकते हैं 180 में करप्शन इंडेक्स में। इनइक्वालिटी ऑक्सफैम की रिपोर्ट क्लियर बताती है, कुछ लोगों पे इतना पैसा है कि भारत की बाकी आबादी पे नहीं है। और वो टैक्स भी नहीं देते, कमाल की बात। GST का केस है उसमें भी। अनएम्प्लॉयमेंट बिल्कुल है। आप किसी भी सरकारी एग्जाम की एप्लीकेशन फॉर्म जो भरे जा रहे हैं वो देख लीजिए, आपको खुद ही आइडिया लग जाएगा। इधर उधर की बातें मत करो, प्रत्यक्ष रूप पे जाओ। तो इंडिया में वो सारे फैक्टर हैं। उसके अलावा सोशल मीडिया तो आपको पता ही है इंडिया में हज़ारों लाखों बच्चे ऐसे हैं जो डेली वीडियो बना बना के, कोई भी वीडियो बनाते हो, अनशंड भी बनाते हो, ठीक है, ये सब सोशल मीडिया पे सर्वाइव कर रहे हैं, उससे पैसा कमाते हैं। यूट्यूब पे वीडियो बना के पैसे कमा रहे हैं। उनके पास जॉब नहीं है, ना ही मिलने वाली है। इसलिए नहीं कि वो काबिल नहीं है, इसलिए है ही नहीं मार्केट में जॉब, सरकारें देने नहीं चाहती। तो सोशल मीडिया में भी बहुत से लोग हैं। जैन जी भारत का भी ज़्यादातर सोशल मीडिया पर ही वीडियो बना रहा है, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है।
तो वो सारे फैक्टर जो नेपाल में हैं, सिंपल भाषा में अगर मैं बोलूँ, इंडिया में वो सारे फैक्टर्स हैं जो नेपाल में है जिसमें रिवोल्यूशन आए, चाहे करप्शन हो, चाहे इनइक्वालिटी हो, चाहे एम्प्लॉयमेंट हो, जो सोशल मीडिया का हाई यूसेज हो। फिर मैं क्यों कह रहा हूँ कि भारत में ऐसा विद्रोह नहीं हो सकता, इसका सबसे बड़ा रीज़न है भारत की मीडिया। नेपाल के पास भी थी, पर नेपाल की मीडिया इतनी स्ट्रांग नहीं थी, छोटा सा देश है, कम पावर है, एलिट इतने पावरफुल नहीं है। इंडिया का मीडिया बड़ा पावरफुल है, जिसे आप गोदी मीडिया भी कहते हैं। गोदी मीडिया एक्चुअली शील्ड है। अब मैं देखिए इसकी थियरी में जाऊँ तो आपको पता होगा, एक स्कॉलर रहे हैं, मार्क्सिस्ट स्कॉलर ही है वैसे, ग्रामसी करके, एंटीनियो ग्रामसी, इटालियन थे। डू नॉट मेक अ कंपैरिजन बिटवीन कांग्रेस एंड इटालियन, ठीक है। तो ग्रामसी ने क्या करा, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, इनइक्वालिटी सबसे बड़ा रीज़न है नेपाल के प्रोटेस्ट का, और भी रीज़न है, लेकिन जो रियल, जो कोर अंडरलाइंग रीज़न है वो इनइक्वालिटी है, जिसके कारण प्रोटेस्ट हुआ। यहाँ पे ग्रामसी ने बोला था कार्ल मार्क्स के बारे में, कार्ल मार्क्स समझाया मैंने आपको। कार्ल मार्क्स ने बोला था एक कैपिटलिस्ट पूंजीवादी सिस्टम में जब कुछ लोगों पे सारा पैसा होगा, बाकियों पे कुछ भी नहीं होगा, तो विद्रोह आएगा, तो एक रिवोल्यूशन आएगा जो तख्ता पलट कर देगा, सिस्टम ही बदल देगा। तख्ता पलट कहना गलत होगा, पूरा सिस्टम ही बदल देगा। लेकिन उसने प्रिडिक्ट किया था कि ऐसा होगा ब्रिटेन में, यूके में, बाद में आप यूएस भी कह सकते हैं। यूके यूएस प्योर कैपिटलिस्ट हैं, पूरी तरह से पूंजीवादी देश है, लेकिन वहाँ नहीं हो रहा, बाकी जगहों पे प्रोटेस्ट होने लगा। जैसे रशिया में रिवोल्यूशन आना चाहिए था यूके में, लेकिन रशिया में आया, कम्युनिस्ट रिवोल्यूशन आना चाहिए था यूके में, लेकिन चाइना में आया। अब ये बंदा पड़ा परेशान, ग्रामसी, ये कह रहा है ये क्या बदतमीजी है यार। कार्ल मार्क्स की प्रेडिक्शन थी रिवोल्यूशन जब आएगा जब कुछ लोगों पे सब कुछ होगा, बाकियों पे कुछ नहीं होगा। तो जो जिन पे कुछ नहीं है, जिसे उन्होंने प्रोलेटेरिएट बोला था, वो रिवोल्ट करेंगे बुर्जुआजी के खिलाफ, यानी कि कैपिटलिस्ट बेसिकली। लेकिन जहाँ होना चाहिए था वहाँ नहीं हुआ। इसका मतलब कार्ल मार्क्स की बात गलत निकली। तो ग्रामसी ने कहा ऐसा क्यों है यार, ऐसा क्यों हुआ भाई, सीधी सी बात है, मेरे पे कुछ नहीं है, तुम पे सब कुछ है, तो ऑब्वियसली बात है मैं छीन के खाऊंगा, सीधा सा लॉजिक है, भूखा तो नहीं मरने वाला मैं। पर हो क्यों नहीं रहा। ग्रामसी ने बोला कि जो अमेरिका जैसी कंट्री है उनके पास है ये मीडिया। अब तो सोशल मीडिया भी आप कह सकते हैं, पर पहले सोशल मीडिया था नहीं। मीडिया क्या करता है, मीडिया जनरेट करता है जिसे बोलते हैं कंसेंट। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, आप गरीब हैं इसलिए नहीं कि सिस्टम आपके खिलाफ काम कर रहा है, आप गरीब हैं इसलिए कि आप पे टैलेंट नहीं है। मेरिट, जो कैपिटलिस्ट सिस्टम है उसमें मेरिट का आर्गुमेंट बहुत चलता है। कहते हैं अगर आप काबिल हैं, मेहनत करोगे, हार्ड वर्क करोगे, तो आप दुनिया में कुछ भी अचीव कर सकते हैं। कहने की बातें, आप दुनिया के किसी भी देश में चले जाइए, चाहे इंडिया भी हो। इंडिया में अगर मैं पर्टिकुलर एग्जांपल दूं, जो टॉप पोजीशन है उसमें आपको कौन मिलेगा, उसमें आपको अपर कास्ट मेल मिलेंगे। जो टॉप लेवल भारत सरकार की जितनी पोजीशन हो राज्य में देख लीजिए, हर जगह आपको कौन मिलेगा, अपर कास्ट मेल। यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर देख लीजिए, मेजॉरिटी अपर कास्ट मेल होंगे। इन मीडिया हाउसेज में ज़्यादातर लोग अपर कास्ट मेल मिलेंगे आपको। SC ST OBC का रिप्रेजेंटेशन लगभग नील है, मैं नहीं कह रहा जीरो है, नील है लगभग, ठीक है। यूनिवर्सिटीज़ में आप चले जाए सेम हाल है, कॉलेजेस यूनिवर्सिटी में चले जाए सेम हाल है, इंस्टीट्यूशन में चले जाए सेम हाल है, सरकार में चले जाए सेम हाल है। रिजर्वेशन के बावजूद, टॉप लेवल की बात कर रहा हूँ मैं, रिजर्वेशन से आप जॉब तो ले लोगे, लेकिन राइज भी तो करना होता है, प्रमोशन में सवाल नहीं होता कुछ, ठीक है। तो प्रॉब्लम क्या है, आपकी जाति क्या है, आपका जेंडर क्या है। जैसे अगर आप महिला बॉर्न हुए, मतलब आप बहुत फॉर्चुनेट हैं। हाँ, अगर आप महिला ब्राह्मण हो या महिला दलित हो तो बहुत फर्क आता है। महिला दलित हो तो डबल डिसएडवांटेज, एक तो आप महिला, ऊपर से आपको दलित मिल गया। अगर आप महिला ब्राह्मण हो तो आपको एक डिसएडवांटेज अभी भी है, जेंडर का, आप राइज नहीं कर पाओगे, बहुत बैरियर लगेंगे, बहुत तरह की चीज़ें तो मैं डिस्कस बाद में कभी डिटेल में करूँगा। बात समझ में आई। तो मैरिट जो होता है ना, केवल एक लॉलीपॉप है, मैरिट अकेला नहीं होता। मैरिट के साथ ये भी डिसाइड करता है कि आप किस जेंडर में, किस रिलीजन में, किस नेशन में पैदा हुए हो, वो डिसाइड करता है। आप वही हो, अगर आपका जेंडर बदल दिया जाए तो आपके आउटकम बदल सकते हैं। आप वही हो, अगर आपका नेशनैलिटी बदल दो तो आउटकम बदल जाएगा। इसमें बहुत रिसर्च है, स्टडीज़ है, फिर कभी देखेंगे, मैं बताऊंगा डिटेल में, सब वेरीफाइड है। तो बात समझ में आई। तो ग्रामसी ने बोला कि जो डेवलप कंट्री लाइक यूके US, उसमें क्या है, उसमें मीडिया जो है ना, ये मीडिया ना थ्योरी बनाता है कि मेरिट जैसी थ्योरी, मेहनत करोगे तो कुछ भी अचीव कर सकते हो। इस तरह की थ्योरी से इसमें बेवकूफ़ बनाया हुआ है जनता को। बेसिकली जनता को मेरिट की लॉलीपॉप थमा के कि आप गरीब हो इसलिए नहीं, कि पूंजीपतियों ने आपका सब कुछ छीन लिया, नहीं, इसलिए नहीं। आप गरीब हो क्योंकि आप गरीब हो, आप में मेरिट नहीं है, आप हार्डवर्क नहीं करते। अरे भाई, लेबर के हार्डवर्क नहीं करता। तो
तो नैरेटिव इस तरीके से बनाया गया। और ये मीडिया क्या करती है, इसे ग्रामसी ने बोला मीडिया क्या करती है, सरकार को बचाती है, पर एक्चुअली वो सरकार को नहीं बचा रही, वो पूंजीपतियों को यानी कि कैपिटलिस्ट एलीट को बचा रही है। तो इसे ऐसे समझिए, आप हो और यहां सरकार है और बीच में एक लेयर है, एक पर्दा है, आपके और सिस्टम के बीच में एक लेयर है, पर्दा है, जिसका नाम है मीडिया। जिसे इंडिया में आप कह सकते हैं गोदी मीडिया। गोदी मीडिया क्या करता है, सुबह शाम गुणगान करता है मोदी जी के। किसी कानून जब मोदी जी लाए तो आप गोदी मीडिया देखना, मास्टर स्ट्रोक। जब किसी कानून हटाए, मास्टर स्ट्रोक। डोनाल्ड ट्रंप से दोस्ती करी, मास्टर स्ट्रोक। डोनाल्ड ट्रंप से दोस्ती खराब हुई, मास्टर स्ट्रोक। मतलब मोदी जी कुछ भी करे, हर चीज में गोदी मीडिया सिर्फ एक ही चीज बोलता है, मास्टर स्ट्रोक। दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। ये क्या कर रहा है, ये बचा रहा है, किसको बचा रहा है, सरकार को। केवल सरकार को नहीं, उसके पूंजीपति दोस्तों को भी बचा रहा है। तो ग्रामसी ने बोला जिन देशों में ये ताकतवर है, ये हिस्सा, तो उन देशों में ये चीजें होती रहे, मतलब उन देशों में अनएम्प्लॉयमेंट हो, इनइक्वालिटी हो, कभी कभार दिखेगी थोड़ी बहुत, प्रोटेस्ट होंगे, ये होंगे, वो होंगे, पर फिर वापस नॉर्मल। उसमें बहुत बड़ा बदलाव, सिस्टम में बदलाव नहीं आ सकता। जैसे नेपाल में आया, पूरा सिस्टम ही गिरा दिया, सुप्रीम कोर्ट में आग लगा दी, संसद में आग लगा दी, नेताओं को पकड़ पकड़ के पीटा। ठीक है, ये सब जो ये होता है बिल्कुल सिस्टम को ही डिमोलिश कर देना, वो इंडिया में कभी नहीं हो सकता। क्योंकि इंडिया जस्ट लाइक अमेरिका में ये कभी नहीं हो सकता, ब्रिटेन में कभी नहीं हो सकता, बिकॉज वहाँ पे जो मीडिया, जो बीच का स्ट्रक्चर है, बहुत पावरफुल है। और वो कंट्रोल कौन से कंट्रोल करता है, कुछ पूंजीपति। भारत में जितने मीडिया हाउसेज हैं उनको देख ले, वो कुछ पूंजीपतियों की जेब में है, और वो पूंजीपति सरकार के BFF है, बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर। तो ऑब्वियसली बात है, मेरे पैसे से आपकी सरकार चल रही है, आप मेरे लिए काम कर रहे हो, आप गेल बेल सेल सब बेच रहे हो। सेल इंडिया स्कीम चल रहा है ना इस वक्त, ठीक है, सेल इंडिया स्कीम का मुझे फायदा हो रहा है, तो आपको बचाने के लिए मैं मीडिया का इस्तेमाल तो करूंगा ही। तो समझ में आया। गोदी मीडिया पे मैं फिर कभी बात करूंगा कि भारत में गोदी मीडिया क्यों है, कैसे, किस तरह के पत्रकार पाए जाते हैं, वो अलग डिबेट है। तो समझ में आया। तो सिंपल मैं अगर कंक्लूड करूँ, अब मैं एक लाइन में कंक्लूड करता हूँ, क्या भारत में नेपाल जैसे फैक्टर हैं विरोध के या विद्रोह के? बिल्कुल हैं। अनएम्प्लॉयमेंट है, इनइक्वालिटी है, सोशल मीडिया पे बेरोजगारी दिखती है, अनएम्प्लॉयमेंट, इनइक्वालिटी, करप्शन, सब कुछ है। पर फिर भी भारत में नेपाल जैसा विद्रोह या प्रोटेस्ट होने के चांसेस लगभग जीरो हैं। रीजन क्या है? इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर, एक पर्दा है सिस्टम और जनता के बीच में, जिसको आप कह सकते हैं मीडिया। इसमें सोशल मीडिया भी आप जोड़ दो, इसमें IT सेल के लोग होते हैं जो क्या करते हैं, जो व्हाट्सएप फॉरवर्ड, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चल रही है इंडिया में। इंडिया में जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है वो कभी नेपाल जैसा विरोध नहीं होने देगी, विद्रोह नहीं होने देगी। छुटपुट होंगे, जैसे किसान आंदोलन हुआ था, इस तरह के छुटपुट होते रहेंगे, लेकिन एक बहुत बड़ा सिस्टम बदलाव करने वाला नेपाल जैसा रिवोल्यूशन इंडिया में कभी नहीं आ सकता जब तक ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जिंदा है, जो सरकार और उसके जो 3-4 मित्र हैं जिनको सेल इंडिया स्कीम के तहत इंडिया बेचा जा रहा है, उनको बचाएगा। क्लियर है? चलिए, आई होप मैंने कुछ समझाने की कोशिश करी है, जितना मैं पढ़ पाया, समझ पाया, थोड़ा मेरी जो बैकग्राउंड नॉलेज थी उसको मैंने समझाने की कोशिश करी। कुछ चीज़ें हो सकता है थोड़ी इधर हो गई हों, कुछ टॉपिक्स पे शायद हो सकता है तो मिस कर गया हूँ, तो उनको आप देख लीजिएगा। आई होप मैं कुछ समझाने में काबिल रहा हूँगा। चलिए, धन्यवाद, आपका शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। इफ़ यू लाइक इट, सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड रिमेंबर, वी आर ऑलवेज विद यू, इंडिया फर्स्ट। बाय बाय।